ओके, अब 5 मई 2022 के हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लोकपाल से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड देखते हैं, द लोकपाल हैव द पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे सीबीआई हो गया, और या फिर जो केस जो है ombudsman देता है, तब को कौन सा सही? मेरे हिसाब से दोनों के दोनों सही होना चाहिए। यस, लोकपाल जो है एक्ट 2013 के हिसाब से आया है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है एक चेयरपर्सन होता है और 8 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। द एक्ट जो है इनकॉर्पोरेट करता है अटैचमेंट एंड द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, एंड करप्ट मीन से जो भी कोई प्रॉपर्टी है उसको भी कन्फिस्केट या एक्वायर किया जा सकता है, इवन वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। S2 की बात करते हैं, मतलब स्टेटमेंट सेकंड की जब हम बात करेंगे तो द लोकपाल विल हैव अ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग CBI फॉर केसेस रेफर्ड टू देम बाय द ombudsman, राइट। एज पर द एक्ट द लोकपाल कैन समन क्वेश्चन एनी पब्लिक सर्वेंट, तो मतलब ये है लोकपाल जो है समन कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ प्राइमी फेसी केस अगेंस्ट द पर्सन, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये बंदा जो है इसके द्वारा गुनाह किया जा सकता है, ऐसा सबूतों के हिसाब से लग रहा है तो ठीक है। इवन बिफोर एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ बिगन द प्रोब। नेक्स्ट है, एन ऑफिसर ऑफ द CBI इन्वेस्टिगेशन केस रेफर टू इट बाय द लोकपाल शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लोकपाल, राइट। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 6 मंथ, तो मतलब ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो 6 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। और हाउएवर द लोकपाल और लोकायुक्त मे अलाउ एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ एट अ टाइम पीरियड द रीजन, मतलब फिर अगर इसको जो एक्सटेंशन 6 महीने की मिल सकती है, लेकिन इसके लिए रीजन देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है अभी पब्लिश किया जाता है। पहली बात तो याद रखिए, इसका जो डे है 3 मई को हम मनाते हैं, और 2022 का अभी जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसी दिन 3 मई को इसको पब्लिश किया जाता है। नॉट बिग डील। करता कौन है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको पेरिस के अंदर मिल जाएगा, फ्रांस के अंदर, राइट। तो बी ऑप्शन है। एक टाइप से NGO है। 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाज रिसेंटली पब्लिश बाय द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर ही रिलीज़ किया जाता है। द रिपोर्ट पॉइंट टू एन ओवरऑल 2 फोल्ड इंक्रीज इन मीडिया, मतलब ये है पोलराइजेशन जो है 2 फोल्ड बढ़ चुका है, ये इसके द्वारा बताया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, यस, स्पेस मिशन दे रखे और स्पेस एजेंसी दे रखे है। पहला है मागेलन, क्या इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। वीनस एक्सप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट द अकाटोस्की है, क्या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। जब हम इसका सही की बात करते हैं, मेलागांव जो है नासा का है, और ये जो प्रोब भेजा गया था वो कहाँ पे भेजा गया था? तो मरकरी के ऊपर। मरकरी का था मैगेलन। वीनस एक्सप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वीनस की स्टडी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया। एंड अकाटोस्की जो है जापान स्पेस, मतलब जाक्सा के एक मिशन है, ठीक है। तो इस वजह से नन ऑफ द अबव कैन बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए बच्चे, मैं लेकिन नासा का है, 1994 में भेजा गया था। वीनस एक्सप्रेस की बात करते हैं, यूरोपियन स्पेस फोकस ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, मतलब जो हमारी एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसके ऊपर इसकी सर्च थी। नेक्स्ट टास्क हुई जापान का स्पेस क्राफ्ट था जो एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर फोकस करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडरी की बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी मडागास्कर का न्यू मेंबर बनाया, राइट। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, और ये कैसे बना था? तो यूके मतलब ब्रिटेन और इंडिया के सहयोग से 2019 में इसको बनाया गया था। पहली बात तो ये याद रखिए। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर में। इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 कंट्री, जिसमें से 22 कंट्रीज़ हैं और 23 कंट्री बेसिकली, और 7 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स सी, इट इज लेड बाय द मैनेज बाय द वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, क्या ये सही है? नेक्स्ट सिडरी का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर में, आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो बी यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। सिडरी के बारे में जानते हैं। एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है, नेशनल गवर्नमेंट का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का, प्रोग्राम का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिक एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशन का। सिडरी जो है मैनेज बाय द नेशनल गवर्नमेंट where knowledge is generated and exchange on different aspect of the disaster resilience of infrastructure। सिडरी का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर में। इसकी जो फॉर्मेशन है 23 सितंबर को मानी जाती है। एंड और याद रखना 24 अगस्त को ना इंटरिम सरकार बनी थी। 1946 की बात है, तो मुझे बस पता नहीं क्यों याद आ गया, बट याद रखें 24 अगस्त को इंटरिम सरकार बनाई थी, है ना। इसमें अगर मेंबर की बात करें तो 23 नेशनल, मतलब 22 नहीं है, 23 है, क्योंकि अभी मडागास्कर के द्वारा इंक्लूड किया है, और 7 ऑर्गेनाइजेशन है सिडरी के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें आपको बताना है, रिवर्स दे रखी, लोहित है, दिबांग है, और कामिंग और मानस। आपको बताना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो इस तरीके से रिवर आती है आपको गैस में, और ये मान लीजिए यहाँ से योंगयोंग पास है उत्तराखंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से एंटर करती है, राइट। ओके, यहाँ से आपकी लोहित आती है, यहाँ से दिहांग आती है। ओके, और ऊपर के हम देखें तो ऊपर से कौन कौन सी आती है, उसको हम लेफ्ट बैंक के नाम से जानते हैं, और नीचे से जो आती है उसको हम राइट बैंक, राइट। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेमांग है, सेमांग ऊपर आती है, कामिंग है, सुबनसरी है, और यहाँ पे महानंदा है, यहाँ पे फिर तीस्ता निकल के आती है, लेकिन वो बांग्लादेश में जाके मिलती है। ओके, फिर यहाँ से बराक निकल के आती है, लेकिन वो भी बांग्लादेश में जाके इसके साथ मिलती है। और
और कौन भाई नीचे से तो यही है, मुझे ये याद आ रहा है। तो ये 3 और 4 यहाँ पे चाहिए, कामिंग और मानस। कामिंग और मानस नीचे से आती है, ठीक है। कामिंग मानस, कामिंग रिवर मानस जो है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और कौन कौन से यू कैन सी है। कामिंग है कहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे सुबनसरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है, और ये आपकी तीस्ता है। डीकू, धानश्री, लोहित और दिबांग। लोहित और दिबांग जो है ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू डेट ऑफ देहरादून। सी, जब हम इंडिया की बात करते हैं, अगर ये इंडिया का मैप है, शायद नीचे दे भी रखा हूँ, जैसे सेकेंड इस तरीके से, देहरादून का यहाँ पे होगा, उत्तराखंड है यहाँ पे, और यहाँ पे देहरादून है, ठीक है। आपको बताना क्लोजेस्ट कौन सा है। देखो जयपुर, जयपुर यहाँ होगा कहीं, ठीक है। भोपाल की बात करोगे तो यहाँ होगा कोई, रायपुर, रायपुर तो छत्तीसगढ़ का है बिल्कुल। और पुणे, मेरे हिसाब से पुणे होना चाहिए। पुणे जो है महाराष्ट्र का यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी दूर हो गया, तो दूर या पास, मेरे हिसाब से तो पुणे होना चाहिए। डी नहीं, बी ऑप्शन से ये बच्चे, यहाँ पे भोपाल राइट आंसर। लेट्स सी, देखो इसके लिए ना आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये आपका देहरादून है और यहाँ से भोपाल बिल्कुल पास में पड़ता है। एक था आपका रायपुर है ना, जयपुर, जयपुर तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे, और रायपुर भी था छत्तीसगढ़ का, तो ये भी दूर है। और पुणे भी था, लेकिन पुणे तो यहाँ पे दिखाए नहीं गए, शायद यहाँ पे होगा, लेकिन दूर ही पड़ता है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लैटिट्यूडनली, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल था और ये आपका लैटिट्यूड होगा। गांधीनगर के आसपास कौन सी रीजन है। जैसा सेकंड ऊपर वाले मैप में अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसा सेकंड ये आपका हो गया, ये सही नहीं गई है। इसके आसपास का रीजन देखो, अब सबसे पास में कौन सी कैपिटल पड़ेगी गांधीनगर के। जयपुर नहीं हो सकती, लखनऊ नहीं हो सकती, भोपाल ही हो सकती है देखा जाए तो। झारखंड कराची हो सकता है, कोलकाता भी थोड़ा पास में ही हो सकता है ना। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले रांची है, रांची पास में है, बिल्कुल ऊपर है, तो शायद से रांची ही होगा, तो ये से रांची ही है। रायपुर, रायपुर अगर हम देखें तो ये दूर पड़ता है, रायपुर देखो दूर पड़ेगा, यस। नेक्स्ट कोलकाता, कोलकाता थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है बट फिर भी दूर है। नेक्स्ट इंदौर, इंदौर की बात करोगे तो ये भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में और ऊपर आता है शायद, तो ये भी दूर पड़ता है, तो यहाँ पे सही है रांची, ठीक है, बिल्कुल ऊपर पड़ता है ना, यू कैन सी है। इसको भी अगर आप यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं तो जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा है, मैंने भी इस तरीके से लाइन खींची थी, और रांची बिल्कुल पास में पड़ता है, राइट। भोपाल बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है, सेम ही लैटिट्यूडनल पे है गांधीनगर एंड भोपाल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक नेशन के बारे में। यू नो वेरी बाल्टिक नेशन किसको बोलते हैं। देखो 3 कंट्रीज है बाल्टिक नेशन में, शायद 3 कंट्री आती है। उसका जो फॉर्मूला है ELL, क्या है ELL, है ना। इस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, ठीक है, ELL। लेट्स सी, इट इज़ एन ऑफिशियल यूनियन, क्या ये ऑफिशियल है, ये याद रखना, ऑफिशियल यूनियन ऑफ 3 सॉवरन स्टेट, जैसे दैट इज नथिंग बट इस्टोनिया, लटाविया एंड लिथुआनिया इन नदर्न यूरोप ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। क्या ये ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड देखते हैं। ऑल 3 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ नाटो, क्या ये मेंबर है नाटो के। नंबर 3 देखें, ऑल 3 आर क्लासिफाइड एज हाई इनकम कंट्रीज बाय वर्ल्ड बैंक एंड मेंटेन अ वेरी हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक नेशन जो है एक जियो पोलिटिकल टर्म है, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। टिपिकली यूज टू ग्रुप द 3 नेशन इन नॉर्थ यूरोप ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी, दैट इज नथिंग बट एस्टोनिया, लटवाइया एंड लिथुआनिया, ठीक है। ओके, द 3 कंट्री डू नॉट फॉर्म एन ऑफिशियल यूनियन बट इंगेज इन इंटरगवर्नमेंटल एंड पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना हो नोबेल प्राइज़ कौन देते हैं, तो यहाँ पे नहीं दिया जाता है, वो तो नॉर्डिक कंट्री में आता है। एनीवे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्री आर फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये तीनों के तीनों मेंबर जो यूरोपियन यूनियन नाटो का पार्ट है और यूरोजोन एंड OECD का भी पार्ट बनाते हैं। ऑल 3 आर क्लासिफाइड हाई इनकम कंट्री बाय द वर्ल्ड में। एक बार आपको कंट्री दिखा, सी यू कैन इन द सी मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, ठीक है, ये तीनों कंट्री। और ये जो है ईस्टर्न, ये आपकी कैसी है, बाल्टिक सी, ठीक है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, बाल्टिक सी। और बस ये आसपास कंट्री देख रही है, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा और पोलैंड, जर्मनी। और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इनके नीचे ना, पोलैंड के आसपास का ये वाला जो पार्ट है ये रशिया का पार्ट बनाता है, आई एम रियली सॉरी। इस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रशिया का ही है। किसका है, रशिया का। ये पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, राइट। क्या इशू तो नहीं है ना कुछ, लेट्स सी। अच्छा, अगर आपको बाल्टिक सी कंट्री के आसपास का रीजन अगर आपको याद करना हो, कैसे करोगे आप। देखो आपको एक कोड याद रखना है, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, राइट। रूड का मतलब RU से हो गया रशिया, RU से हो गया रशिया, ठीक है। DE से हो गया डेनमार्क, DE से हो गया सॉरी
डेनमार्क, ठीक है। और फिर जर्मनी तो है ही है। सेल का मतलब हो गया एस में स्वीडन और ऐड कर देना, और ई एल का तो मैंने बाल्टिक कंट्री के रूप में बताया था, पोलैंड एंड फिनलैंड। ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी को टच करती है। फॉर एग्जांपल एस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, और ये आपकी बाल्टिक कंट्री है, और यहाँ से स्वीडन है, ठीक है। लेकिन क्या फिनलैंड है? यस, फिनलैंड भी है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथीनिया, ये किसके बीच में? तो ये स्वीडन एंड फिनलैंड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो एक मिनट में इसको चेंज कर ले रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है इट, अच्छा एक स्टोरी टाइप से दे रखा है और आपको बताना है क्या है। फर्स्ट टाइम, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर, या वैसे भी आप पता लगा सकते हो। सेकंड, इट रिसीव वाटर फ्रॉम द रूपनगढ़ एंड खारी रिवर, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये रूपनगढ़ और खारी रिवर से अपना पानी लेती है। इट हैज़ डिजाइंड एज अ रामसर साइट है, ठीक है। तो ये रामसर साइट का भी पार्ट बनाती है। तो इनमें से बताइए, भीमताल नहीं है, भितरकनिका लेक हो सकता है, रामसर साइट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट, ये गलत हो जाता है। सांबर लेक, दैट कैन बी मच मोर पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ये रामसर साइट में भी है और इनलैंड की है भी। इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है, राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिलिका लेक इज नॉट करेक्ट, क्योंकि रामसर साइट है लेकिन लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि वो जो है समुद्र से टच होता है ना। The Sambar salt lake is India's largest inland salt water. The lake receives water from 5 rivers, that is Madata, Samad, Mantha, Rupangarh, Khari and Khandela. The lake is extensive saline wetland. It is the source of the most of the Rajasthan salt production. Sambar has been designed as a Ramsar site to recognize wetland of international importance because the wetland is a key interwintering area for tens of thousands of pink flamingo. मतलब यहाँ पे पिंक फ्लैमिंगो आते हैं and other birds that migrate from the North Asia and Siberia. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला नीलाम्बुर टीक के बारे में। आई अगेन रिपीट विद रेफरेंस टू द केरला नीलाम्बुर टीक कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू गेट द जीआई टैग। क्या ये पहला फॉरेस्ट प्रोड्यूस था? क्या था? फॉरेस्ट प्रोड्यूस था जिसको जीआई टैग दिया गया था। सेकंड है इट इज़ नोन इंटरनेशनली फॉर इट्स सुपीरियर टिम्बर क्वालिटी, मतलब ये टिम्बर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इवन जीआई टैग जिसको दिया गया तो वो यस बिल्कुल सही बात है, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी, तो मेरे हिसाब से तो ये वैसे भी सही होना चाहिए। इट पोजेस हाई रेजिस्टेंट फंगल डिके, मतलब ये फंगल डिके के लिए जो है रेजिस्टेंट होता है, तो ये बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी, केरला का नीलाम्बुर टीक जो है मालाबार टीक के नाम से भी जाना जाता है एंड इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो अपनी सुपीरियर टिम्बर क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। द गोल्डन ब्राउन टीक इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लॉन्ग डायमेंशंस, डिजायर्ड वुड फाइबर एंड वाइड रेपुटेशन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। इस ड्यूरेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ द टोटल एक्सटेंसिव कंपोनेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फंगल डीके टू द, ये देख लेना बच्चे, इसके लिए जाना जाता है। और अभी यहाँ पे फर्स्ट टीक म्यूजियम भी बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे अच्छा है मे का देखते हैं। अगले पे चलें तो विद रेफरेंस टू द सिटीजन अमेंडमेंट ऑफ 2019 कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट ग्रांट्स इंडिया सिटीजन टू ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सेकंड देखते हैं द एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सिर्फ यहाँ पे बी सही है, क्योंकि यहाँ पे सभी रिलीजियस डोमिनेशन को ना देते हुए बल्कि कुछ जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी उनको दिया गया। फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड कम टू इंडिया टिल December 31 फेसिंग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। एक्सेप्शन किस किस को रखा है? जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, जो मतलब किसी शेड्यूल में स्टेट आती है। ऑल्सो एरिया डेट फॉल अंडर द इनर लाइन परमिट नोटिफाइड अंडर द बंगाल फ्रंटियर एक्ट ऑफ 1873, वहाँ पे भी ये अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी फाइटिंग अंडर हंगर वर्ल्ड वाइड, मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड हंगर को एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो फाइट करने में हेल्प करता है कि हंगर पूरी दुनिया में ना रहे। इसको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 2020 में एंड इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर में है। तो यस 1961 में इसका गठन होता है, 2020 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी फाइटिंग हंगर वर्ल्ड वाइड इसका काम है। उन्होंने एवरेज अगर हम देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी रीच 90 मिलियन पीपल तक है एंड ये फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन मोर देन 70 कंट्रीज। 1961 में ये फाउंड हुआ था, रोम के अंदर क्वार्टर है एंड 80 कंट्रीज़ का पार्ट बनती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है 2020 में फॉर इट्स एफर्ट टू प्रोवाइड फूड असिस्टेंस इन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द फूड एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि जब हम बार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ की फूड एंड सप्लाई को कट कर दिया जाता है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मतलब जो सिविलियन पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा सफ़र करती है। इवन उनका बाहर से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक इज लोकेटेड वेस्टर्न साइड ऑफ। आएगा फिर अगर ये आपने इजराइल का मैप देखा हुआ, राइट, ओके, आपको बताना है वेस्ट बैंक जो है इज़ लोकेटेड वेस्टर्न साइड ऑफ, किसकी वेस्टर्न साइड पे वेस्ट बैंक लोकेटेड है। देखो ये आपका गाजा स्ट्रिप है आपको वेस्ट में, और यहाँ पे क्या है आपका छोटा सा एरिया, थोड़ा सा एरिया वेस्ट बैंक है, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है ये किसकी, इसकी वेस्टर्न साइड बताओ आपको, ये ईस्टर्न होगी, ये वेस्टर्न होगी, तो इजराइल बनता है नहीं, मतलब जो वेस्ट बैंक वो किसकी वेस्टर्न साइड है। तो यहाँ पे ये बताना आपको कौन सी कंट्री है बेसिकली, तो याद रखिएगा जॉर्डन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जैसे सही मैं दिखाती हूँ मैप में, यू कैन सी वेस्ट बैंक, वेस्टर्न बैंक किस कंट्री के वेस्टर्न साइड में, तो जॉर्डन के वेस्टर्न साइड में। लेकिन आसपास की कंट्री जो इजराइल की कंट्री है ना, इजराइल जो कंट्री है उसके सारी की सारी जो कंट्री टच करती है, जो वाटर बॉडी टच करती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इजिप्ट हो गया आपको गया इसमें, और जो ये गाजा स्ट्रिप है ये जो है आपका मेडिटेरियन को टच करता है, ठीक है, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा टच करता है, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, ओके, ऊपर लेबनान है। तो कैसे याद रखोगे मैं बताती हूँ, LSJE कुछ बना नहीं, चलो मैं कल बताती हूँ इसके बारे में कुछ अच्छा से बना के कोड। आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था एज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपको लगता है, लेट्स सी। नेक्स्ट अगर हम देखें, द फसाई जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को थ्रू द रेगुलेशन एंड द सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। सेकंड सही है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट गलत है, क्योंकि इसको हमने कैसे बनाया, लेट्स सी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि फूड प्रोसेसिंग के। ये जो है 2006 में हमारे सामने आया था। फसाई रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना, रेगुलेशन एंड सुपरविजन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। इट कंसीडर्ड बाय द नोबेल प्राइज ल्यूरेट नॉर्मन बोरलॉग एंड एस्टैब्लिश इन 1986 थ्रू द सपोर्ट ऑफ द जनरल फूड, ठीक है। सेकंड देखें, ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड सपोर्ट करता है न्यूमरस स्पॉन्सर को। 1987 में प्राइज़ दिया गया था इसको, एंड इसके जो वर्ल्ड फूड सप्लाई के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सी यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन सेकंड गलत है। ये बात तो करेक्ट पूछा गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे गलत सही है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में हमने देखा है। इट वाज रिसीव्ड बाय द नोबेल प्राइज, इट वाज कंसीडर्ड बाय नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, एंड इसको 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था टू द सपोर्ट ऑफ द जनरल फूड्स। जनरल फूड्स ने बेसिकली इसको सपोर्ट किया था। है कि वर्ल्ड फूड प्राइज, क्या है, वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, ठीक है। सिंस 1987 ये प्राइज जो है अवार्ड किया जाता है एनुअली, रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड फूड सप्लाई। मतलब इसका जो वर्ल्ड फूड सप्लाई से लेना देना होना चाहिए। इट नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विद सपोर्ट विद द स्पॉन्सर, तो ये गलत है। लेट्स इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज एक इंटरनेशनल एंड रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल हु हैज एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। जो ये नोबेल पीस प्राइज लोरेट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1986 में, एंड जनरल फूड के साथ। द प्राइज इज इन्विजन्ड एंड प्रोमोटेड द नोबेल एज द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर। ये जो इट वाज नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन विद द सपोर्ट फ्रॉम न्यूमरस स्पॉन्सर। 1987 में तो प्राइज जो है हर साल दिया जाता है जो वर्ल्ड फूड सप्लाई में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल साइंस में अच्छा काम करता है, एक्वाकल्चर से अच्छा काम करता है, सॉइल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्लांट साइंस, सीड साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप प्लांटेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, इवन फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, पॉलिसी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिलीफ एंड पॉवर्टी एलिविएशन एंड हंगर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो के टेम्पल, यू नो वेरी वेल, ये आपको याद रखना है कि ये चंदेला राजवंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। पंचायतन स्टाइल को यहाँ पे फॉलो किया जा चुका है, ओके। और जो चंदेला डायनेस्टी है वो अपना जो लीनिएज है चांद से, मतलब मून डायनेस्टी इसको माना जाता है ना। बहुत सारी आपकी सन डायनेस्टी होती है, लेकिन ये मून डायनेस्टी लीनिएज जो है अपनी मून डायनेस्टी से लेकर आते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो जो है 11, 12, 13 सेंचुरी के आसपास हुआ करता था, जब घुरी वगैरह हमारी कंट्री में एंटर करते हैं। और इनके जो टेम्पल्स है बेसिकली मोस्ट वर्ड है हिंदू एंड जैन। बुद्धिज़्म के बहुत कम शासन मिलते हैं, और जो बुद्धिज़्म है वो आपके महाराष्ट्र की जो केव्स है, फॉर एग्जांपल अजंता, एलोरा, कन्हेरी बाग के, है ना। कन्हेरी का तो मैंने बताया था कल, ये संजय गांधी पार्क के आसपास का रीजन। फॉर एग्जांपल अगर ये महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र के इस साइड अगर ये महाराष्ट्र है तो बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है आपका संजय गांधी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वट एवर। लेट्स सी द क्वेश्चन। द साइट ऑफ द खजुराहो टेम्पल बिलोंग टू द चंडेला किंग हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 9 to 13th century. Second, the monument at Khajuraho are group Hindu and Jain temple. Number third, the Brahma temple is the only temple of Khajuraho completely built of the soapstone. क्या ये soapstone से बना हुआ है? और ये क्या ब्रह्मा टेम्पल है? एंड 4 phased लिंगम इन इट्स सेंट्रो सेंक्ट्रोम। तो आपको कौन सा यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि वैसे ब्रह्मा का टेम्पल नहीं है, एक ही जगह पुष्कर के अंदर, राइट।
लेट्स सी द साइट ऑफ द खजुराहो बिलोंग टू द चंडेला हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 9th to 13th century. Khajuraho was the cultural capital of the Chandela ruler. As a result, which it continued to flourish despite the frequent shifting of its political capital. And initially, this group of the monument were a total of 84 temple यहाँ पे इनिशियली थे. मोन्यूमेंट जो खजुराहो के हैं वो ग्रुप है हिंदू एंड जैन टेम्पल में. और खजुराहो को जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में डिक्लेयर किया. तो पहली जो थी 1983 में आगरा, 3 जगह की थी, आगरा, अजंता और वन मोर इधर मल्लापुरम के शायद टेम्पल हो. नेक्स्ट अगर हम देखें खजुराहो टेम्पल जो है कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. जो सेंट्रम सेला है, गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं, अंतराला है, स्मॉल वेस्टिब्यूल, लार्ज हॉल जिसको माँ मंडपा के नाम से जानते हैं, असेंबली हॉल मंडपा के नाम से जानते हैं, एंट्रेंस पोर्टी, अर्थ मंडपा, अर्थ मतलब जहाँ से एंटर करते हैं. द टेम्पल आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी, द वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप एंड द सदर्न ग्रुप. वेस्टर्न ग्रुप में ये एक करेक्टरिस्टिक है. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, इतना तो नहीं, 64 योगिनी टेम्पल, ये कुछ टेम्पल है जो आपके वेस्टर्न ग्रुप में है. और सेकंड देखते हैं ईस्टर्न ग्रुप में. जैन टेम्पल यहाँ पे अच्छे है. ब्रह्मा टेम्पल द ओनली टेम्पल है खजुराहो कंप्लीटली बिल्ड ऑफ द ग्रेनाइट. मतलब यहाँ पे ब्रह्मा टेम्पल पाया जाता है भाई जो ग्रेनाइट से बना. किससे बनाता है? ग्रेनाइट. एंड एज अ 4 फेज लिंगम इन द सेंट्रल सेंट्रम. याद रखना ये हम ईस्टर्न ग्रुप में पढ़ते हैं. अगर मान लीजिए खजुराहो है तो ये आपका सदर्न है, ये आपका नदन है, या फिर वेस्टर्न कह लीजिए, या आपका ईस्टर्न कह लीजिए. सदर्न में यू कैन सी है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. अगला क्वेश्चन रानी की वाव. रानी की वाव को जो है थोड़े दिन पहले इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, है ना, इस वजह से शायद न्यूज़ में. और रानी की वाव की बात करते हैं 100 रुपये के नोट के ऊपर इसकी फ़ोटो मिलती है रानी की वाव की, है ना. 2000 के ऊपर मंगलयान की फ़ोटो है. 500 के रुपये के ऊपर फिलहाल मैं भूल रही हूँ शायद, चलो मैं बताती हूँ. पर रानी की वाव कन्फर्म्ड है. 100 रुपये के नोट के ऊपर आपको इसकी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, रानी की वाव. और ये था क्या? बेसिकली कुआं था जहाँ पे रानी नहाया करती थी. You can see a Queen Stepwell. Consider the following statement. It was built on the bank of the river Saraswati by the Gujar Rani उद्यमती ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. क्या यहाँ पे उद्यमती की जो रानी थी चालुक्य डायनेस्टी की, वो यहाँ पे मतलब नहाया करती थी. कौन सी रिवर? सरस्वती. इट वॉज बिल्ड टू कॉमरेट हर हस्बैंड राजा भीमदेव फर्स्ट. मतलब ये है कि अपने जो उसका हस्बैंड था उसकी याद में इसको बनाया गया था. एंड 2014 में क्या इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. तो तीनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रानी की वाव जो प्रीसाइसली ट्रांसलेट द क्वींस स्टेपवेल वाज बिल्ट इन 1063. ये जो है रिवर सरस्वती के ऊपर है. और गुज्जर रानी उद्यमती जो चालुक्य डायनेस्टी की थी उसके द्वारा बनाया गया था. द स्टेपवेल वाज बिल्ट टू कमेमोरेट हर हस्बैंड राजा भीमदेव फर्स्ट. दिस रिमार्केबली ब्यूटीफुल step well located in Patan in the oldest and the most intricately created from the subterranean water architecture and was declared the World Heritage Site in 2014. मतलब ये पटन के अंदर लोकेटेड है और 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया. इनिशियली क्रिएटेड एज द मेमोरियल ऑफ राजा भीमदेव. पहली बात तो इसको राजा भीमदेव फर्स्ट की याद में बनाया गया था. द स्टेप वेल वाज ऑल्सो कंसिडर्ड विद द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एस्थेटिक. मतलब इसका कुछ ना कुछ फंक्शनल एंड कल्चरल या स्ट्रक्चरल इसका काम था. क्लासिफाइड एज द नंदा स्टाइल स्टेप वेल. द स्टेप लेड डाउन थ्रू द मल्टीपल लेवल विद क्रूज ऑफ द कार्ड. यू कैन सी हेयर द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट पेज चलते हैं. विद रेफरेंस द रॉक शेल्टर ऑफ द भीमबेटका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द भीमबेटका आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटेड शेल्टर इन द वर्ल्ड. तो याद रखना ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. भीमबेटका में हमें ऐसी पेंटिंग मिली है और वो खून से ही बनी हुई थी, या फिर ग्रीन कलर जो आपके पत्ते को पीस के जो ग्रीन कलर बनता है ना पेस्ट सा, उससे ये पेंटिंग बनाई गई है. और जो गोबर का लेप होता है वहाँ से ब्राउन कलर लिया गया है ना, जो लेफ्ट ओवर होता है एनिमल्स का. बहुत अच्छी बहुत सुंदर पेंटिंग है बेसिकली भीमबेटका में. और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है. फ्रांस में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी बहुत खतरनाक टाइप की हमें पेंटिंग मिली है. बट सेम पॉइंट ऑफ भीमबेटका भी जो एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है इंडिया के कंसिडर में. और ये जो है पैलियोलिथिक मतलब जहाँ से हम हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी पेंटिंग, और मीजोलिथिक टाइम तक चलती है. न्योलिथिक मीजोलिथिक मतलब वहाँ पे माना जाता है कि कोई ना कोई रहता होगा अर्लियर टाइम से. बट हमारी जो सोयल है ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसके जो कंकाल होते हैं वो घुल चुके होंगे, या फिर रिवर इतनी ज़्यादा है कि वो जो रिवर है ना उसमें घुल चुके होंगे. कुछ ऐसा ही इसका रीज़न माना जाता है कि यहाँ पे पक्का है किसी ने तो ये पेंटिंग बनाई है. लेकिन किसके द्वारा बनाई गई और वो जो उसके लेफ्ट ओवर है वो कहाँ पे गए, जो हाड़मास होता है. खैर भीमबेटका आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ द प्रीहिस्टोरिक पेंटेड शेल्टर इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द बिल्कुल सही बात है. दीज रॉक शेल्टर फेल इन द राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द विंध्या रेंज. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एंड ऑल ग्रुप द रॉक शेल्टर वर्क बाय द यूनेस्को द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. बी यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है. फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है देखो, क्योंकि 5 ग्रुप ऑफ रॉक शेल्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003. दे आर 2 एडिशनल रॉक शेल्टर. ओल ग्रुप नहीं है बच्चे, इस वजह से गलत है. अदरवाइज तो 2003 में तो ठीक है, लेकिन इसकी 4 या 5 ही थी जो इसको दी गई थी. और ये सेकंड बिल सही है क्योंकि ये विंध्या रेंज में पाया जाता है. और वहाँ पे जो आपका पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 10 सेकेंड कौन सी है, वो है आपकी राता पानी. कौन सी है? राता
रात, ये कैसे याद रखोगे कि जो पेंटिंग है वो रात को बनाई गई होगी, पानी पीते हुए ना, राता पानी पेंटिंग इन द भीमबेटका, जो आपका विंध्या रेंज में पड़ता है। भीमबेटका जो है वन ऑफ द, ये ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा बच्चे, पढ़ लेना इसके बारे में, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने आर्ट एंड कल्चर घुसाए गए। खैर, सन टेम्पल कोणार्क के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, तो बिल्कुल सही बात है। सन टेम्पल कलिंगा नहीं, मेरे हिसाब से कलिंगा डायनेस्टी आर्किटेक्चर तो कहा जा सकता है कलिंगा आर्किटेक्चर, क्योंकि ये उड़ीसा साइड में, और उड़ीसा को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था। बट कलिंगा आर्किटेक्चर यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको जो है गंगा, बिल्कुल सही बात है, इसको जो बिल्ड करने वाले थे गंगा डायनेस्टी के नरसिम्ह देव फर्स्ट हुआ करते थे, 30वीं सेंचुरी में इसके द्वारा बिल्ड किया गया था, ये भी सही है। इट इज़ मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड ग्रेनाइट, वाइडली अवेलेबल इन द रीजन, तो मतलब क्या है, ग्रेनाइट से बना हुआ था, तो बी यहाँ पे सही है। बी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है। सन टेम्पल जो है, ये जो है कलिंगा आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये नरसिम्ह देव जो गंगा डायनेस्टी के किंग हुआ करते 13वीं सेंचुरी में बनाते हैं, और ये ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, लेट्स सी। ये जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का रीजन है। सन टेम्पल कोणार्क वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर है। द कोणार्क कैन बी ट्रांसलेटेड टू द कॉर्नर सन। कोणार्क का मतलब यही होता है, कोना, कॉर्नर का मतलब होता है कॉर्नर, एंड सन का मतलब सन, एंड ऑल्सो नेम इट इज ले ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द फेमस जगन्नाथ टेम्पल। जो जगन्नाथ टेम्पल है वो ईस्ट, मतलब इसके, मतलब ये ईस्ट में है, अगर यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल थे इसके ईस्ट में है, और वो भी कॉर्नर में, ठीक है। कोणार्क वाज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा, द फर्स्ट मेंशन ऑफ विच मेंशनड इन द डायरी ऑफ द श्री शर सत्यशन मास्टर, गवर्नर ऑफ द सेंट जॉर्ज मद्रास कॉलेज के जो मास्टर थे, उसके डायरी में इसका जिक्र मिलता है। ये जो है नरसिम्ह देव फर्स्ट के द्वारा 13वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 एंड फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्रिलियंस एंड फॉर सर्विंग एन एविडेंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द सन वर्शिप इन इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू द ईस्टर्न पार्ट। कोणार्क इज मेड ऑफ द कार्ड, एक स्टोन से बना हुआ है जिसको हम खोंडेलाइट, क्या खोंडेलाइट के नाम से जानते हैं। कैसे याद रखोगे, जैसे कोणार्क से के से स्टार्ट होता है, के फॉर खोंडेलाइट, widely available in the region. The entire structure was constructed without the use of any building material such as mortar और सीमेंट का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। It was also one of the first structure in India to have used iron beams. तो इसमें यहाँ पे पहली बार आयरन बीम का यूज़ किया गया था। It says that the temple was held together using electromagnetic force। माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हुए इस टेम्पल को बनाया गया। With 63 टोन्स ऑफ मैग्नेट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेट को यूज़ किया गया, और मैग्नेट है तो इस वजह से ही यहाँ पे आयरन का यूज़ किया गया, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर आपको कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट है, एफ टिका हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल वर बिल्ट बाय द किंग ऑफ द चोला एम्पायर। सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं, द टेम्पल ऑफ द गंगाईकोंडा चोला बिल्ट बाय राजेंद्र फर्स्ट, कंप्लीट हुआ था 1035 में, एंड एटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ट बाय द राजा। तो यहाँ पे सी सही है बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। बाकी देखते हैं, देखो द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है वो चोला एम्पायर के द्वारा ही बनाए गए थे, विद स्ट्रेस टवर्स ऑल साउथ ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड। साउथ ऑफ इंडिया और जो हमारे फॉर एग्जांपल ये हैं, तो थोड़े जो यहाँ पे आसपास के रीजन है जैसे अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव वगैरह में भी इसके कुछ आश्रय मिलते हैं, ठीक है। जो टेम्पल है गंगाईकोंडा का वो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बिल्ड किया गया, कब, तो 1035 AD में, 1035 AD में, ठीक है, ओके। और घुरी का आक्रमण कब होता है, तो 1191 के आसपास, ठीक है, इससे पहले भी वो आक्रमण करना शुरू कर देता है। एतवेरा टेम्पल बिल्ड राजे नहीं, ये गलत है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बिल्ड बाय द किंग ऑफ द चोला एम्पायर, स्ट्रेच ओवर द साउथ इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड। द साइट इंक्लूड द 11 से लेकर 12th सेंचुरी टेम्पल यहाँ पे पाए गए। बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजार के अंदर, बृहदेश्वर टेम्पल एट द गंगाईकोंडा एंड अर्तिवेरा टेम्पल एट दासापुरम, ये अच्छे एग्जाम्पल है। द टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा बिल्ड बाय द राजेंद्र फर्स्ट, कब था, तो यू कैन सी हियर, एंड 53 यहाँ पे विमान यूज हुए हैं। एतेश्वर टेम्पल जो है बिल्ड बाय राजा सेकंड, याद रखना राजा सेकंड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया एट दासाशुरम। बिल्ड 24 विमानास एंड अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ शिवा। द टेम्पल टेस्टिफाई टू द ब्रिलियंस आर्किटेक्चर ऑफ द चोला इन द स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग। पानी इतना सारा क्यों इन्होंने। आठ में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 मई का हम यहाँ पे डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है, consider the following statement. 69 constitutional amendment to the constitution of inserted article 239A with declare to the union territory of Delhi। ये बिल्कुल सही बात है, 69 constitutional amendment लेकर आया गया था दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। इसकी वजह से आर्टिकल 293 ऐड किया गया था। कौन सा, या सॉरी 239, ठीक है, ओके। और ए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज़ पावर टू मेक लॉज इन ऑल मैटर एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड दिल्ली एंड लैंड। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। दिल्ली की यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव कम्युनिटी बिल्ट 1991 अंडर आर्टिकल 1239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1991 एज पर द पेरेंट एक्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली हैज़ पावर टू मेक लॉ इन ऑल मैटर एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इट इशू। नहीं,
गलत है क्योंकि ये जो है 3 मंथ का टाइम ना देते हुए 1 महीने का टाइम दिया, पहले 2 महीने का हुआ करता, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ इसको 1 महीने का कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। यस, 1 साल मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं और 2 साल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है विद द रिकमेंडेशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट है। इसमें 2 कंडीशन ये होता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगी होती है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन प्रेवलेंस हो सकता है कि इलेक्शन को कंडक्ट करना फिजिबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में तो मैक्सिमम 3 ईयर हो सकते हैं। तो बी सही है, पहला गलत है। प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट अप्रूव्ड बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग विद इन 2 मंथ। पहले 2 मंथ था, अब ये 1 मंथ हो चुका है, याद रख लेना। अच्छा सॉरी ये प्रेसिडेंट रूल है ना, हाँ प्रेसिडेंट रूल के 2 महीने हैं, हम रियली सॉरी। लेकिन अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं तो 1 महीना था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। द अप्रूवल टेक थ्रू सिंपल मेजोरिटी इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बाकी आप देख रहे हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर, ये एनर्जी ग्रुप बहुत बार न्यूज़ में है भाई। ये देखो एनर्जी ग्रुप कब बनाया गया था, जब हमने स्माइलिंग बुद्धा का टच किया था, कब 1974 में। हमने 1974 में किया था, डेट भी पता होनी चाहिए कहाँ पे किया, पोखरण में किया, कौन से ज़िले में, पोखरण जिला ही है वैसे तो ये जैसलमेर के आसपास का रीज़न ही है, ठीक है। दैट नॉट बिग डील। बिग डील ये है कि जो है 1975 में इसका गठन हुआ। क्यों हुआ? स्माइलिंग बुद्धा के अगेंस्ट में, क्योंकि ये चाहते थे कि जो मतलब न्यूक्लियर वेपन है वो वर्ल्ड में ना बढ़े, है ना। लेट्स से क्या एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, न्यूक्लियर सप्लायर 57 कंट्री डेट वर्क टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस फॉर द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट। यस, क्या ये नॉन बाइंडिंग है, आपको बताना है। तो बी यहाँ पे सही है, पहला गलत है। क्यों? लेट्स सी। देखो पहली बात तो याद रखिएगा, इसमें 48 मेंबर है। कितने मेंबर है? 48 मेंबर है। कितने मेंबर है? 48 मेंबर है। 48 मेंबर है, ठीक है। एंड ये इलाइट ग्रुप है और इसको हम लंदन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं ना, लंदन क्लब के नाम से भी जानते हैं। दैट नॉट बिग डील। 1974 में आफ्टर स्माइलिंग बुद्धा तब ये बनाया गया था। ये ग्रुप जो है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं दैट सीक्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। एनर्जी की जो फर्स्ट मीट है 1975 में हुई थी लंदन में, इस वजह से इसको लंदन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो गाइडलाइंस है नोट बाइंडिंग है। कैसे याद हो कि नोट बाइंडिंग? जैसे NSG है, NSG है, वैसे तो कुछ बनता नहीं लेकिन N से है, N से नॉन बाइंडिंग है ना। अच्छा, और कितने मेंबर? 48। इसको कैसे याद करा जाए? चलो अगर आपको पता तो बता दीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 रिसेंटली अभी इसको रिलीज़ किया, किसके द्वारा? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है। पहला यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो डी यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्लोबल फूड ऑन फूड क्राइसिस जो है अभी जो रिलीज़ किए गए द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ही इसको रिलीज़ किया जाता है। फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल ये नेटवर्क है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है? कंसाइन, बिल्कुल। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। नंबर 3 द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो मेरे हिसाब से इसमें फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए, थर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? कि रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करने का आर्टिकल 26 का है ना, तो इस वजह से शायद ये गलत है। आर्टिकल 25 सिर्फ गारंटी करता है कंसाइन फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन। द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इज अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल गिव द राइट टू एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ एक्सरसाइज द राइट डेट इज सप्लाई। बाकी आप देख रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज नथिंग बट स्टोरी टाइप में दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज नोन स्पेशली फॉर इट्स रथ। रथ के लिए कौन ज़्यादा फेमस है? रथ अगर आ जाता है तो याद रखिए साउथ के टेम्पल है। साउथ के मतलब द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल है। मंडपा एंड जियांट ओपनिंग। जियांट ओपनिंग का मतलब कुछ नहीं है, गोपुरम वगैरह यहाँ पे पाए जाते होंगे। एंड ये जो डिसेंट ऑफ द गंगाज के डिसेंट भी बन जाए, जैसे गंगाईकोंडा हो गया ना। तो ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी, ये जो है बच्चों विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा रिलेटेड है। एंड ये जो है आफ्टर जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे तब ये बना था। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। मोन्यूमेंट एट पट्टाडकल, ये कर्नाटका के अंदर है, पट्टाडकल है ना। और हम्पी के और पट्टाडकल को जो है कर्नाटका में, और शायद विजयनगर एम्पायर का ही ऐसा हो। ग्रुप मोन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु का, बिल्कुल सही बात है। खुजाव टेम्पल ये मैंने बता दे चुकी हूँ, ये चंडेला डायनेस्टी के द्वारा पंचायतन स्टाइल में 9th से लेकर 13th सेंचुरी टाइम तक हुआ था। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा का टेम्पल है। ब्रह्मा का टेम्पल जो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से ना बना के बनते हुए, सॉरी ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ है ना, तो किससे बनाओ? चलो आपको बताना है। और कोणार्क टेम्पल खुंडाइट से बना, खुंडाइट स्टैंडर्ड ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पे यूज़ हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ा है। फिर मेरे सबसे सी ऑप्शन है, तो यस ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट महाबलीपुरम। यहाँ पे 56 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई स्टैंड महाबलीपुरम, ट्रेडिशनल नोन एज ममल्लापुरम, द एंशिएंट सिटी ऑफ द पल्लवड किंगडम। महाबलीपुरम विच वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। कॉम्प्लेक्स है का टेम्पल यहाँ पे मोनोलिथिक साइट पाया जाता है। और पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि वट इज द कॉमन बिटवीन द ममल्लापुरम एंड अजंता की।
तो यही चीज़ है रॉक कट टेम्पल, वहाँ पे भी रॉक कट है और यहाँ पे भी रॉक कट है। केव टेम्पल देख लीजिए, केव टेम्पल बिल्ट बिफोर द रेन ऑफ द पल्लवा किंग, मतलब जो पल्लवा किंगडम से पहले केव टेम्पल बन चुके होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द आदि ब्रह्मा प्यूमरल टेम्पल केव टेम्पल, यू कैन सी हियर। त्रिमूर्ति केव टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड टू ब्रह्मा विष्णु शिवा। और ये ऐसी एक फ़ोटो ना एलोरा के केव में पाई गई है, एलोरा और एलिफेंटा में भी पाई गई है त्रिमूर्ति की जो फोटो है याद रखना एलिफेंटा में पाई गई है, एलिफेंटा। और एलोरा फेमस है क्योंकि वहाँ पे जैन हिंदू बुद्धिज़्म तीनों की फ़ोटो या फिर ये कह रिलीजियस प्लेस रहा है, ठीक है। अजंता जो है सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए डेडिकेटेड है। एलिफेंटा जो है बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म के लिए बुद्धिज़्म प्लस हिंदुज़म के लिए डेडिकेटेड है, और एलिफेंटा तीनों के लिए डेडिकेटेड है, जैन वगैरह सब में। और जो आपके चंदेला के जो टेम्पल है वो हिंदुज़म और जैन के लिए डेडिकेटेड है। तो 4 ग्रुप ऑफ टेम्पल मैंने बताया। नेक्स्ट द पंचरथ, यू कैन सी द पंचरथ टेम्पल किसी सबसे छोटा जो द्रौपदी का टेम्पल है, शोर टेम्पल उन टापुर, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना। अगले पे चलते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा जा रहा है। विजयनगर एम्पायर जो है 1336 में इसको स्टैब्लिश किया गया बाय ब्रदर हरिहरा एंड बुक्का फर्स्ट संगम डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। हु वर अर्लियर पार्ट ऑफ द तुगलक ब्यूरोक्रेसी, तो बिल्कुल सही बात है। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर द रीजन वाज रूल्ड बाय द वडियार ऑफ मैसूर, तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो पहला ही सही है क्योंकि हम्पी जो एक विलेज हुआ करता है साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर एंड गंगावती तुलकोपाल डिस्ट्रिक्ट एंड होस्पट तालुक ऑफ द बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द हिस्टोरिकल रीजन बैक मतलब ये न्योलिथिक एंड चालकोलिथिक साइट भी यहाँ पे पाई जाती है। और कोप्पल डिस्ट्रिक्ट अभी न्यूज़ में भी हुआ करती है क्योंकि यहाँ पे टॉय सबसे बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरिंग टॉय का तुमने आपने सुना होगा यहाँ पे ही बिल्ड किया गया है ना। यहाँ पे अशोकन एम्पायर भी था, माइनर रॉक एडिक्ट भी पाए गए हैं। विजयनगर एम्पायर द बिगिन ऑफ द वाज रूल्ड बाय, मतलब अगर विजयनगर एम्पायर से पहले वहाँ पे चालुक्य रूलर जो है रूल किया करते थे, और उसके बाद होयसाला यादवा वगैरह वहाँ पे रूल कर चुके हैं। इट वाज पास सीट ऑफ द विजयनगर एम्पायर 335 से लेकर 156। ये जो है टलाईकोटा का लास्ट युद्ध होता है, और इसमें जो बीदर हो गया अहमदनगर हो गया ये सारे के सारे इनके साथ लड़ते हैं, जो बहमनी किंगडम के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। द प्रेजेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इतने हेक्टेयर में फैली हुई। द विजयनगर किंगडम वाज स्टडीड बाय 2 ब्रदर हरिहर एंड बुक्का, एंड ये तुगलक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हुआ करते थे। एंड ब्रदर वर्स्ट शिविज्म को ये डिवोटेड है। 4 डायनेस्टी दैट रूल्ड विजयनगर एम्पायर वाज द संगम सिल्वर तुलुवा अरिवेदा। द थर्ड रूल ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्णदेवराय, एंड इनके टाइम पे आते हैं एक पर्सन है पियास डोमिंगो पियास है ना। अच्छा 2 पर्सनैलिटी आते हैं कृष्णदेवराय के टाइम पे और एक अच्युत देवराय के टाइम पे आते हैं। 2 जो है इनके भाई थे देवराय फर्स्ट एंड देवराय सेकंड। फॉर एग्जांपल अब्दुल रज़ाक जो है पहले के देवराय फर्स्ट के टाइम पे आते थे, देवराय सेकंड के टाइम पे आते हैं दुर्दरते कुछ ऐसा ही एक नाम है, मैं भूल रही हूँ बेसिकली। विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय वाज अ ग्रेट कॉन्करर, अ स्कॉलर एंड अ लिबरल पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड ग्रेट बिल्डर। इनके टाइम पे जो है अष्टप्रधान रहा करते थे ना, सॉरी अष्टदिग्गज रहा करते थे, जिसमें 8 पोएट थे किसके, तेलुगु के। अगले पर चलते हैं एलोरा केव। द एलोरा केव आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। सेकंड है द केव वर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983। द टोपोग्राफी ऑफ द केव कंसिस्ट ऑफ द रॉकी प्लेट्यू इन द शेप ऑफ द सेमी सर्कल, तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तीनों सही है। जो टोपोग्राफी है वो एरिया की वो रॉकी प्लेट्यू की है और वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इस तरीके से, तो तीनों कितने सही है बच्चों। एलोरा केव आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। द केव वर एक्सकवेटेड बिटवीन इतने सेंचुरी में ऐसा माना जाता है बनी है और इसको एक्सकवेट किया गया। द रॉक्स आर मेड ऑफ मल्टी लेयर्ड बेसाल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे पाई गई है, नोन एज द डेक्कन ट्रैप। द फिंगर ग्रेन ऑफ ड्यू टू देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रेड सेंटर द एलोरा केव अनलाइक द वंस ऑफ अजंता वर नेवर लॉस्ट टू ओबिविलियन। मतलब ये है कि जो आपके एलोरा है वो ट्रेड रूट पे पड़ने की वजह से हमेशा नहीं रही है ना। देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स which proved that these caves were visited regularly by traveler and royal patronage continued well after the last construction took place. The construction of Ellora was locally known as Varul, जो एलोरा पे जो construction है उसको वरुल के नाम से जानते हैं, were done under the patronage of king and wealthy merchant and trader also. All the inspirational evidence is quite scanty. It is known that the Rashtrakuta dynasty जो है इसके जो पार्ट ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव कंस्ट्रक्टेड वाले यादवा डायनेस्टी के द्वारा जैन केव बनाए गए थे। ये थोड़ा ना अजीब लगता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट के जो है यादवा डायनेस्टी के और जैन के जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और हिंदुइज्म जो है पैट्रोनाइज किया गया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा ही। खैर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, लोकेटेड इन बोधगया। आई कैन फिर भी रेफरेंस टू द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन बोधगया। सुन में नहीं, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोधगया मतलब बिहार की बात की जा रही है। इट मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट, तो ये बोधगया में उनके द्वारा अटेनमेंट इनलाइटमेंट प्राप्त किया गया था। और उसके ही उसी साल जब इनकी डेथ होती है
पहली मीटिंग बुला ली जाती है, पहली काउंसिल बुला ली जाती है। और काउंसिल बुलाता कौन है? जो राजा होगा उस वक्त का, है ना। काउंसिल का मतलब ये होता है कि किसी न किसी को द्वारा उसको पैटर्नाइज किया गया है। उसमें कौन आते हैं, फिर कहाँ पे होती है, ये पता होना चाहिए। जैसे राजगीर में होती है, और एक महाकश्यप वहाँ पे आते हैं, जिसको बुद्धिस्ट के जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो उसको हेड करते हैं। इट मार्क द प्लेस विद बुद्ध, यस बुद्ध गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। द टेम्पल वाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन 3rd century BC एंड द प्रेजेंट टेम्पल डेट फ्रॉम 5th से लेकर 6th सेंचुरी। वैसे भी गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि अशोका एम्पर 5 से लेकर 6th सेंचुरी BC में नहीं हुआ करते थे, तो लेकिन ये सही है, आई डोंट नो। द फर्स्ट टेम्पल वाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन द 3rd century BC एंड द प्रेजेंट डेट फ्रॉम 5th to 6th century BC। ठीक है, अशोका के द्वारा 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पे पैटर्नाइज किया गया था, एंड इनके द्वारा ही यहाँ पे एक टेम्पल बनवाया गया। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट एंटायरली विद द ब्रिक। ब्रिक कल्चर जो है अशोका के द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो ऐसे ये बिल्कुल सही है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द 4 होली साइट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एंड पर्टिकुलरली टू द अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट। द फर्स्ट टेम्पल जो है एम्परर अशोका के द्वारा 3rd century BC में बनाया गया था। द प्रेजेंट टेम्पल डेट फ्रॉम द 5th to 6th century BC वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट एंटायरली इन ब्रिक्स स्टिल स्टैंडिंग इन इंडिया फ्रॉम द लेट गुप्ता पीरियड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है, किसके बारे में? रुद्रेश्वर टेम्पल। अभी न्यूज़ में भी था, क्यों? क्योंकि ये 39th नंबर की हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई थी। और ये याद रखना, ये एक मात्र ऐसा टेम्पल है या फिर वन ऑफ द ऐसा टेम्पल है जो जिसके दर इसको बनाया गया ना, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक मेन डायटी के नाम पे इसका नहीं है। और ये किसको समर्पित है? एक तो सन टेम्पल को सन को समर्पित है और शिव को समर्पित है। ठीक है, और एक काटिया डायनेस्टी रुद्रेश्वर राजा के नाम रुद्रेश्वर के द्वारा ये बनवाया गया था। खैर, इट वॉज बिल्ड बाय और ये काटिया डायनेस्टी का खात्मा जो किया गया था वो मलिक काफूर के द्वारा किया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, दास था, वटेवर। उसको हम 10,000 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो 10,000 में खरीदा गया होगा शायद। इट वॉज बिल्ड बाय द काटिया रूलर, क्योंकि उसका जो एक और क्वेश्चन UPSC ने इस तरीके से पूछा था, मैप दे दिया था, 1997 की बात है। उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इस तरीके से, जो मलिक काफूर का जो वो था ना अभियान, इस तरीके से चला था, इस तरीके से। कुछ पर्सनैलिटी यहाँ पे भी गए थे, कुछ यहाँ पे भी गए थे, कुछ यहाँ पे भी गए थे। एक ऐसा पूछा जाता है कि मंगोल्स से लड़ते लड़ते कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का दास था जो मर गया था, पूछा जाता क्वेश्चन। खैर, इट वॉज बिल्ड बाय ककाटिया जनरल क्या है ये, जनरल रचरिया रुद्र रेड्डी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ककाटिया एंड रूलर गणपति देवा हुआ करते थे। क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये से भी सही है। इट बिल्ड बाय ऑफ सैंडस्टोन, क्या सैंडस्टोन से बना हुआ है? सैंडस्टोन का मतलब समझते हो? मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। वाज डेकोरेटिव बीम्स एंड पिलर ऑफ द कार्ड ग्रेनाइट एंड डियोलराइट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जो ककाटिया जनरल थे, नाम था उनका रचरिया रुद्र रेड्डी। ठीक है, और ये उस वक्त जो राजा थे वो थे गणपति देव। कौन थे? गणपति देव। तो दोनों के दोनों सही है। एन इंस्क्रिप्शन द टेम्पल डेट बैक टू द 1213 एंड इट सेज दैट बिल्ड बाय द ककाटिया जनरल रुद्र रेड्डी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ककाटिया रूलर डेट नथिंग बट गणपति देव। टॉकिंग अबाउट द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ द टेम्पल, राघवेंद्र सिंह, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ द कल्चर, टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस रमप्पा इज द मेन शिव टेम्पल इन अ लार्जर वेल टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड सेवरल स्मॉलर टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर थोड़े स्मॉलर टेम्पल भी हैं, जैसे इस तरीके से हैं। The temple stands as testimony to the highest level of the creative, artistic and engineering talent involving various experiment in expressive art form। मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। It is built of a sandstone with decorated beam and pillar of the carved granite with diorite with distinct vimana। जो inner sanctorum था वो थोड़ा डिफरेंट था। Made of the light weight porous brick also known as the floating brick। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है वो फ्लोटिंग ब्रिक की पाई जाती है। The sculpture of the रमप्पा टेम्पल स्पेशली इट्स ब्रैकेट फिगर है their luster intact even after 800। मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है। 800 साल हो चुके इसके बने हुए, लेकिन इसकी जो चमक है वो अभी भी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन 9th में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 12 तारीख तक मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अभी हम 9, 10, 11 3 दिन की और करने वाले हैं। ठीक है, तो बी पेशेंट है। लेट्स सी विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी होने वाले हैं वैसे, अभी जो प्रेसिडेंट हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ठीक है। 1962 से लेकर 1967 तक जो प्रेसिडेंट रहे थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ओके। और इससे पहले राजेंद्र प्रसाद आप जानते ही हैं। विद रेफरेंस इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ द वोट, और उनकी जो मौत है ना, मतलब ऑफिस के टाइम पे ही हुई थी, है ना। खैर, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA। और ये कहाँ से थे जाकिर हुसैन? तो हैदराबाद, लेकिन इसके जो पला बड़े हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पले बड़े हैं। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या MLA की जो वैल्यू है हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है, शायद ये मैंने बताया, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड पे महाराष्ट्र की है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द MP ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द MP ऑफ द राज्यसभा। समझ में?
नहीं। जो एमपी है, मान लो लोकसभा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं, इनमें जो एमपी है, मान लो एक एमपी है दूसरा एमपी है, उसमें वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट की जो एमएलए की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहती है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। बाकी आप देख लेना इसको, अगर आप समझोगे इसके फॉर्मूले को आप एनालाइज करोगे तो आप इसी कंक्लूजन पे निकलोगे। खैर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम वेयर द वोट्स आर कास्ट बाय नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉ मेकर। द इलेक्शन मतलब ये है, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे इनका इलेक्टोरल कॉलेज है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है। वेयर द वोटर्स आर कास्ट बाय नेशनल एंड स्टेट लॉ लेवल लॉ मेकर, तो यस लॉ मेकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के भी, जैसे हम एमपी एमएलए हो गया। द इलेक्शन आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। जो आपकी इलेक्शन है क्या वो पार्लियामेंट्री अफेयर को देखती है। तो नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द एमपी एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द क्वेश्चन जो है उसको फिर 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि पॉपुलेशन मतलब वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते, तो ये बिल्कुल सही है। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज वोट इज रफली इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए। ऐसा करने की कोशिश की जाती है बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंस रहता ही है। तो सी यहाँ पे सही है, 1, 3 एंड 4। सेकंड गलत है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा से नहीं देखा जाता है। क्यों बताते हैं, क्योंकि इसका काम जो है और सीन किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट ये कई बार ऐसी एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं ना कहीं, तो देखो इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, क्या क्या देखेगा बेचारा वो। The Indian president is elected through the electoral college system where the votes are cast by the national and the state level lawmaker. The election are conducted and overseen by the Election Commission of India. A vote cast by each MP or MLA is not calculated as one vote. There is a larger vote value attached to it. The fixed value of each vote by the MP of the Rajya Sabha and Lok Sabha is 708. Meanwhile, the vote value of each MLA differ from the state to state क्योंकि वहाँ पे population different है। ठीक है, ठीक है। और एज पर द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आप देख लीजिए क्या गया, एक्ट ऑफ 2000। करंटली द पॉपुलेशन स्टेट्स इज टेकन फ्रॉम द 1971 के सेंसस, अब इसको जो है सीज कर दिया जा चुका है 2026 तक का। द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए इज ऑफ वोट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ द एमएलए इन द फर्दर लेजिस्लेटिव क्वेश्चन डिवाइडेड बाय। तो ये बिल्कुल सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। अ टोटल लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून सन एंड आर ऑन एग्जैक्ट साइड्स ऑफ अर्थ। अगेन जो लूनर एक्लिप्स है, देखो जब लूनर एक्लिप्स होता है तो आपकी अर्थ बीच में आ जाती है। देखो सन की प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगी, ओके। अब फिर है आपकी अर्थ आ गया, घूमता कौन है, इन दोनों की पोजीशन जो है मोर और लेस सेम रहती है, ठीक है, ठीक है। आपका जो मून है इस तरीके से घूमता 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 कभी वो यहाँ पे भी आ सकता है, 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 ठीक है। एक मिनट, ओके। जब लूनर एक्लिप्स होता है, जब लूनर एक्लिप्स होता है तो अर्थ बीच में आ जाती है, मतलब आपका सन की पोजीशन यहाँ पे होती है। लेकिन अगर सोलर एक्लिप्स होता है तो मून यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, जब टोटल लूनर एक्लिप्स का मतलब ये है कि हम कौन से स्टेट, इस स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टेट की। टोटल लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून एंड द सन आर ऑन द एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ अर्थ। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इसके एग्जैक्ट अपोजिट है, ये भी इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। और ठीक है, द सुपर मून अकर व्हेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल। ठीक है, ये भी सही है भाई। सुपर मून वो कंडीशन शायद ये होती है कि जब सन जो मून है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, पेरिजी की सिचुएशन होती है। तो दोनों की दोनों सही है। कई सारे जो टर्म हैं वो मून से एसोसिएटेड हैं, ये मून कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल सुपर मून, रेड मून, ब्लू मून, है ना। लेकिन सुपर मून का मतलब यही होता है कि जो मून है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। You can see a super moon occur when the moons are closest to the earth at the same point of time. Moon is full. It is a typical year. There may be 2 to 4 full super moon and 2 to 4 new super moon in a row. ये ऐसा हो सकता है, बाकी आप यहाँ पे देख लेना। Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आइकनिक साइट है डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2020 से, ये इंपॉर्टेंट है। 5 आइकनिक साइट जो है यूनियन बजट 2020 और 21 में पब्लिश की गई थी, है ना। तो कौन सी थी? Which of the following one of the 5 ionic site declared by the central government in the urban budget, union budget of 2020 and 2021? तो बी यहाँ पे सही है। इन गिवन ऑप्शन के हिसाब से हम राखीगढ़ी जो हरियाणा की उसमें है। द गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 5 आर्कियोलॉजिकल साइट, कितनी 5 आर्कियोलॉजी टू सेट अप अ डेवलप्ड आइकनिक साइट। इसको जो है आइकनिक साइट बनाया जाएगा। एंड कौन कौन सी, जैसे हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश की,
राखी गढ़ी है हरियाणा की, शिव सागर है असम की, धोलावीरा वैली गुजरात 48 नंबर की हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और राखी गढ़ी से अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत ज़्यादा सोना भी अभी मिला है वहाँ से। एंड अधीचलनरूर है तमिलनाडु से। इनकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बजट में इनका मेंशन किया गया, पता होना चाहिए। खैर राखी गढ़ी जो है हरियाणा के अंदर है, विद आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट विद अमरिंदर नाथ फॉर्मर डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल साइट, इनके द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया था 1997 में। एंड ये जो है लार्जेस्ट साइट में वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट कहा जा सकता है राखी गढ़ी को। आफ्टर मतलब 5वें 6 नंबर पे है। फॉर एग्जांपल धोलावीरा हो गया, ये भी बढ़िया, गनरी वाला हो गया जो आपका पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, राखी गढ़ी हो गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट साइट में आती है। ठीक है, it is 5000 year old that showcase continuity from the Harappan age to the present time. The village also had heavy that were couple of thousand of year old. The श्रावस्ती रिवर प्लेन, हाँ यहाँ पे घग्गर रिवर, मतलब ये है कि इसके बेसिन के आसपास के रीजन में ये पाया जाता है। द राखी गढ़ी साइट इज वन ऑफ द 5 आइकनिक साइट डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट 2020 और 21 में। वाई इन द न्यूज DNA सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द 2 मतलब यहाँ पे 2 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। कहाँ पे राखी गढ़ी से? ऑन अर्थ एट द राखी गढ़ी हैव बीन सेंट फॉर द साइंटिफिक एग्जामिनेशन, दैट वाई इट इज इन न्यूज, दैट वाई इट इज न्यूज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल लेक। सी कल अगर हमने आपको याद हो तो हमने सैंगपो लेक के बारे में पढ़ा था। कौन सी लेक? सैंगपो लेक। कहाँ पे थी? तो चुशल वैली के आसपास का रीजन था, जो चाइना 1962 में एंटर किया था, मतलब वहीं के लड़ाई हुई थी आपकी। और ये एक खारे पानी की झील थी। कौन सी? सैंगपो लेक। लेकिन अब डल लेक और वुलर लेक, दो चीज़ें याद रखना, एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। ओके, डल लेक है, डल लेक श्रीनगर। द समर कैपिटल जम्मू कश्मीर, क्या स्टेटमेंट सही है? द लेक इज लोकेटेड इन द भद्रवा वैली। क्या आपको बताने क्या सही है? तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। सी जो डल लेक है इट इज़ ऑल्सो द समर कैपिटल जम्मू कश्मीर, एंड ये जो है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ऐसा माना जाता है, और श्रीनगर ज्वेल भी इसको कहा जाता है। द लेक इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशन इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। एंड ये जो है जबरन माउंटेन वैली के अंदर लोकेटेड है। एंड और यहाँ पे इन द फुट हिल ऑफ द शंकराचार्य हिल्स विच सराउंडेड इट्स ऑन 3 साइड। ठीक है, द लेक हैज़ 4 मेन इंटरकनेक्टेड बेसिन नेम्ड बाय हजरत तल, बोध डल, next the Gabri Bal and Nagin. The floating garden here known as the Rad in Kashmiri blossom with the lotus flower during July and August. ठीक है, इतना याद रख लेना। मॉडर्न सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अगला क्वेश्चन है एक स्टोरी टाइप से। अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन द इंस्क्रिप्शन ऑफ डैट रन थ्रू आउट द टेम्पल प्लिंथ। वन इंस्क्रिप्शन रीड द किंग ऑन द 275th डे ऑफ 12th ईयर। क्या है? The king on the 275th day of the 12th year of reign presented a gold covered final to be planted on top of the viman of the temple. ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ दान किया होगा बेसिकली, और ये विमान मतलब टेम्पल के ऊपर, जैसे एक होता है ना अंतराल के आसपास का रीजन, वहाँ पे कुछ रखना होता है, नॉट बिग डील। अब विमान आ गया तो ये तो ये आप याद ही रखना कि साउथ का पार्ट है ना, साउथ का पार्ट है। तो जो अदर ऑप्शन है देखो, ट्रिचपल्ली, यस ये तमिलनाडु के अंदर हो सकता है, थंजावुर ये भी हो सकता है, लेकिन हम्पी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेशारा टेम्पल का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। जो नगारा टेम्पल और द्रविड़ा टेम्पल दोनों के ही इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है जस्ट सिंह लिपाक्षी टेम्पल, ये भी हो सकता है, लिपाक्षी टेम्पल हो सकता है क्योंकि साउथ में, लेकिन शायद ये भी ना हो, क्यों? क्योंकि ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल साउथ में नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा खास विमान यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। खैर, अब जो लड़ाई बचती है त्रिचपल्ली और थंजावुर में हो सकती है। बृहदेश्वर टेम्पल वैसे यहाँ पे सही है, लेट्स सी, क्योंकि हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल द्रविड़ स्टाइल इस सदर में जब हम जाएंगे तो बृहदेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ देम। एंड ये थंजावुर बिल्ड बाय द माइटी राजा राजा फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये ग्रैंड एंड एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर फीचर भी इसमें पाया जाता है। राजा राजा फर्स्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल इन द 19th ईयर ऑफ हिज रेन। तो ये जब 19th साल में अपने रेन के काम कर रहे थे तब इसको बनवाया गया था। अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन बिल्ट इंस्क्रिप्शन कैन थ्रू द टेम्पल प्लिंथ। और जो टेम्पल है उसी में ही इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। One inscription reads the king on the 275th day of the 12th year of reign. Okay, let's see the next question. Next question is related to the India's Great Himalayan National Park conservation area के बारे में है। The national park in the western part of the Himalayan mountain in the north side state of the Himachal Pradesh and Uttarakhand. क्या स्टेटमेंट सही है? It lies at the junction of two faunal regions of the world, that is nothing but Oriental to the south and the Palearctic to the north. How do you know? Sure. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर 4 ग्लोबली इंडेंजर्ड मैमल, मतलब यहाँ पे ग्लोबली जो है 4 इंडेंजर्ड मैमल्स पाए जाते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। लड़की पहली बात तो ये देखते हैं पहली जो स्टेटमेंट वो ठीक है और ये गलत क्यों है।
पहली स्टेटमेंट थी द नेशनल पार्क इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये है, अगर ये इंडिया का मैप है तो इस तरीके से ये दो स्टेट है, ये मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों के में पाई जाती है एडजॉइनिंग रीजन में। नेक्स्ट द ग्रेट हिमालयन पार्क कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड इन द बंजार सब डिवीजन ऑफ कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर इसीलिए लोकेटेड है। इसको जो है 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल पार्क जो है इसको 1990 में घोषित किया गया था। GNHN मतलब नथिंग ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क जंक्शन ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉर्नर रीजन में पाया जाता है, ओरिएंटल टू द साउथ एंड द क्लेरिक टू द नॉर्थ। इट ऑल्सो अ सेंचुरी फॉर 4 ग्लोबली इंडेंजर्ड मेंबर पाए जाते हैं। कौन सा है तो सिरो, हिमालयन टाहर, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड। 3 इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज पाई जाती है, वेस्टर्न ट्रेडफोन, कोकलार, चील, ये देख लेना। एंड यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं बेसिकली। GNP हैज़ ऑल्सो 34 आउट ऑफ 47 स्पीसीज ऑफ सर्टेन मेडिसिनल प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बच्चे आप यहाँ पे देख लेना। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट पूछा जा रहा है कैलिडिया नेशनल पार्क के बारे में, शायद ये पूछा भी जा चुका है। ये जो है विंटरिंग एरिया है जहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं और ओनली, बिल्कुल सही बात है, ये मैन मेड नेशनल पार्क है, सारे मैन मेड होते हैं और ये एवियन फोना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतपुर में राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही, तीनों ऑप्शन बेसिकली सही है। कैलिडिया नेशनल पार्क जो है एविफोनल सेंचुरी है भरतपुर राजस्थान के अंदर। ये जो है भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। It has recognized as one of the world most important bird breeding and feeding ground also. कैलिडिया सर्व्ड एज द रॉयल डक शूटिंग रिजर्व। कैलिडिया 1972 में बना था, मैन मेड नेशनल पार्क है, इंडेंजर साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बीइंग अ वेटलैंड इट बिकम एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेंचुरी टू गेट रनिंग वाटर सप्लाई। मतलब ये है कि ये वेटलैंड है तो इसको रेगुलर वाटर सप्लाई चाहिए होती है। करंटली द पार्क रिजर्वायर वाटर फ्रॉम ये जो अजन बंड से ये जो पानी लेता है, कहाँ से, अजन बंड से, एंड द सीजनल रेनफॉल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कंचनजंगा नेशनल पार्क। मैंने बताया था जब सिक्किम मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था 35% जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो पूरा सिक्किम स्टेट का गिरता है। इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2017 में, यस बिल्कुल सही बात है। ये जो है मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम का भी हिस्सा है, तो ये भी शायद सही है। नंबर 3 देखते हैं, द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द माउंटेन कंचनजंगा विच इज द 3rd माउंटेन पार्क इन द वर्ल्ड। तो यस ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया की फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बाई यूनेस्को 2017, शायद ये गलत हो। ठीक, यहाँ पे सही है, सेकंड एंड थर्ड मतलब। एक मिनट, इसमें गलत क्या है ये देखते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क फॉर द कोर एरिया द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व विच इज 2016 में जिसको डिक्लेयर किया गया था। क्या है? मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। कैसे ही सही शायद मैंने बताया था, मानस रिवर आती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र की मानस नेशनल पार्क से मानस रिवर क्रॉस करते हुए आती है ना, और फिर बाद में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। इट इज सिचुएटेड इन फुटहिल होता है हिमालयन ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। क्या ये फुटहिल हिमालय के ऊपर सिचुएटेड है और ईस्टर्न बैंक पे पड़ता है ब्रह्मपुत्र के? अगर मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र है तो ईस्टर्न बैंक कौन सा होगा? ये आपका ईस्टर्न बैंक, ये आपका वेस्टर्न बैंक। The sanctuary has a wild buffalo population which is reported to be the only pure strain of the species to be presently found in India। मतलब यहाँ पे वाइल्ड बफेलो पाई जाती है और सामान लेते हैं कम्प्लीटली इंडिया के इंडिजीनियस है। तब आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है क्योंकि सेकंड गलत है। लेट्स सी क्यों गलत है। देखो, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फुटहिल ऑफ द हिमालय ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मानस रिवर विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूट टू द रिवर ब्रह्मपुत्र। जस्ट अ सेकंड, लेकिन इसमें दिया क्या हुआ था? द इट इज सिचुएटेड फुटहिल ऑफ द हिमालय ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये गलत है क्योंकि ये मानस रिवर के ईस्टर्न साइड पे है, ईस्टर्न बैंक ऑफ द मानस रिवर, ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर। मानस रिवर फर्दर जो है ब्रह्मपुत्र मिल जाए डिफरेंट स्टोरी, बट ये ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, किसके? मानस में। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी सही दे रखी है इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 10 मई को हम डिस्कस कर ले बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इट इज रबी क्रॉप। पहली बात है एक रबी क्रॉप है। ओके, रिक्वायर गुड कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब ये सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो ये कौन सी क्रॉप है? तो वीट है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही। बाकी दिख ही रहा है, तो 10 से लेकर 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। और रखने के टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए? रेनफॉल इतनी चाहिए होती है। सॉइल टाइप की लोएमी हो सकती है एंड क्ले भी हो सकती है। लोएमी की बात करते हैं तो ये होती क्या बेसिकली? देखो, इसमें जो सैंड होती है वो 40% होती है, क्ले होती वो भी 40% होती है, जो सिल्ट होता है वो 20% होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द मार्टन सन टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल के बारे में पूछा जाए, इट वॉज बिल्ड बाय द 3rd रूलर ऑफ द काकोटा डायनेस्टी। सेकेंड है, इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया था गजनी के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। मार्टन टेम्पल जो है वन ऑफ द ओल्ड सन टेम्पल है। कहाँ पे है?
तो बिल्ट इन द ललित दैत्य मुकुटादिया 8th सेंचुरी BC मार्टंड सन टेम्पल एक्सलेंस किसी में है कश्मीरी आर्किटेक्चर का, एंड ये कश्मीर पंडित के द्वारा बनाया गया था। द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सिकंदर शाह मीरी इन द 14th सेंचुरी AD एंड ड्यून आर नाउ मार्क्ड एज द साइट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट बाई आर्कियोलॉजिकल सर्टिफिकेट न्यूज। ये क्या याद है देखो, मार्टंड जो है कहाँ पे है, तो कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जम्मू के जो पंडित है वहाँ पे रहते हैं, मतलब उनके लिए एक एस्थेटिकल प्लेस है। 14th सेंचुरी में एक नाम था सिकंदर शाह मीरी के द्वारा मर के उसको मरटंड को तोड़ दिया गया था, और अभी न्यूज़ में था क्योंकि साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, अभी इसको डिक्लेयर किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट द पट्टपंटानल वेटलैंड। पट्टपंटानल वेटलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड। क्या ये सही है? और ये जो है अमेजन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के आसपास के रीजन में पड़ती है, तो पहला तो सही है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड जो है जिसको पटनल साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, एंड ये जो है वर्ल्ड ऑफ कोलैप्स की कगार पर है। This is due to the series of local and seemingly minor decisions that fail to account for the cumulative impact on the Earth's most biodiversity ecosystem. It is also the world's largest flooded grassland also. Okay. It is flowed through the Paraguay and its tributary. तो मतलब Paraguay जो tributary है उसके आसपास का basically region है. It is designed as a national heritage by the Brazilian Constitution and a restricted use region whose use should be ecological sustainable. वैसे उनकी याद रखने की लार्जेस्ट है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में बताया था, जीनो ट्रांसप्लांटेशन समटाइम इज न्यूज बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने की बात की जाती है न्यूज़ में, इस वजह से भी था। एक डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति थे जिनको पिग का हार्ट लगाया गया था, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस एंड आफ्टर 2 months बेसिकली। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो डी यहाँ पे सही है। तो मैंने बता दिया न्यूज़ में क्यों था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इन टर्म ऑफ एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट कवर इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश तो सही है। कितना परसेंट? मध्य प्रदेश का 25% वहाँ पे की जो कवर पाया जाता है किसका, फॉरेस्ट का। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। 17 स्टेट जो है 33% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। आउट ऑफ दीज स्टेट्स यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय हैव द मोर देन 75% ऑफ द एरिया। समझ में नहीं समझ बताते हैं। देखो 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। कौन सी? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, दोनों आइलैंड कंट्री। तो 2 तो ये हो गई। एक हो गया मिजोरम। अगर मैं देखूँ तो मिजोरम कहाँ पे, तो सबसे नीचे मिजोरम है। ठीक है, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है 7 सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट तो मेघालय। मेघालय आपको यहाँ पे होगा। ओके, ठीक है। मोर देन 75%। लेकिन अजीब बात पता है क्या, क्या है? नागालैंड नहीं है। क्या है? नागालैंड नहीं है। मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है। त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा अजीब बात ये है कि ये नहीं, क्योंकि पिछली बार ये भी हुआ कर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जो इनकी ये सारी स्टेट है ना, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट जो म्यांमार को फेस करते हैं बेसिकली, उसमें ये एरिया कवर होता था जहाँ पे 75% ऑफ द फॉरेस्ट पाए जाते थे। और 2 साल के अंदर वो 75% के में ही नहीं है। वाह। देखो मिजोरम रहेगा, मेघालय रहेगा, कैसे याद करोगे? तो एम का स्क्वायर AM। ठीक है, AM विदाउट मनी, AM विदाउट मनी। विदाउट मनी कैसे? ए से तो अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर नहीं होगा, विदाउट मनी मणिपुर, फिर रहेगा मिजोरम और मेघालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिफेंटा के। एलिफेंटा के बारे में बताया भी था थोड़ा सा। एलिफेंटा के जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, राजपूताना डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था। राजपूताना डायनेस्टी के द्वारा, जैनिज्म नहीं है, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, और यहाँ पे 3 मूर्ति मिली है, ये आपको याद रखना है। ओके, पहली स्टेटमेंट में चलते हैं कि पहली फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, थर्ड गलत है। द एलिफेंटा केव आर लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया ऑफ एलिफेंट आइलैंड विद फीचर 2 हिलोक सेपरेटेड बाय नैरो वैली। देखो यहाँ पे 2 हिल हैं और यहाँ पे एक वैली बनी हुई है, और वहाँ पे आपकी एलिफेंटा केव जो है एलिफेंट आइलैंड पे मौजूद है। ठीक है, ओके। द स्कल्पचर ऑफ हिंदू डेटीज ऑफ एलिफेंट आर मेड ऑफ द पल्वा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया में ये बने हुए हैं, तो ये भी सही है। द कंस्ट्रक्ट ऑफ एलिफेंटा ऑल्सो नोन एज द वरुण। नहीं, ये वरुण मैं बताया था आपको, वरुण किसको कहा जाता था? यही मैं बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया शायद से, जो विजयनगर एम्पायर है उसके रीजन को बोला जाता है वरुण। लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलो ऑल्सो नोन एज द वरुण। अच्छा, एलोरा के लिए बोला जाता है वरुण। अच्छा, ये एलिफेंटा के लिए नहीं है, एलोरा के लिए है वरुण। एलोरा वरुण भाई देखो, ये याद रखना पड़ेगा। कब पर याद कैसे रखोगे?
5 वर्ड का है, 1 2 3 4 5 6 या 5 वर्ड का। एल को 1 मान लो, 5 वर्ड का हो गया, ये भी 5 वर्ड का हो गया। और अजंता जो है AJANTA, ये भी 7 वर्ड की आती है, तो इस वजह से अरुला वरुल, ये याद रखने की जरूरत है आपको। देख लेना कैसे याद रखोगे। वर डन अंडर पेट्रोल किंग्स मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। एलिफेंटा केव जो है वेस्टर्न इंडिया एलिफेंटा केव के ऊपर लोकेटेड है, विच फीचर 5 हिंदू केव, 2 बुद्धिस्ट केव है, फिर 2 कुछ में पाए गए हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर मेड बाय द हीनियन बुद्धिस्ट, वर डन बाय द हीनियन। द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई थी हीनियन बुद्धिस्ट के तरफ। हीनियन से रिलेटेड मैंने आपको एक बात भी बताई थी, कल या परसों की ही लेक्चर में मैंने बताया था कि हीनियन बुद्धिज़्म जो है एक केव थी ना, कन्हेरी की केव, वहाँ पे पाई गई है ना, जो कम्प्लीटली लोकेटेड है, मतलब डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी के बारे में, सिटी ऑफ द विक्ट्री। फतेहपुर को जो सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसको जो बसाया गया था, किसके द्वारा बसाया गया था? तो अकबर के द्वारा। कब बसाया गया था? जब वो गुजरात की जीत करके आया था, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन और कमीशन बाय मुगल एम्पायर अकबर। इसको जो कंप्लीट होने में 50 से ज़्यादा साल लगा था। माय गॉड। इट्स द इंपीरियल कैपिटल बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू लाहौर। पहली बात तो लाहौर कहाँ पे शिफ्ट हुई थी? मेरे हिसाब से तो गलत है, तो ये सेकंड तो गलत है। 50 साल का टाइम नहीं लगा, आई थिंक 12 साल का टाइम लगा था इसमें। और इट्स सर्व्ड एज द इंपीरियल कैपिटल बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू लाहौर। ये इंपीरियल कैपिटल हुआ करती थी, क्योंकि जहांगीर के द्वारा शायद लाहौर में अपना बसेरा बसाया गया था। है बिल्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी बाय एम्परर अकबर। फतेहपुर सीकरी बाय द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड 10 साल के लिए बनी थी। द कॉम्प्लेक्स मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल्स ऑल इन यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर, और जामा मस्जिद भी यहाँ पे है। It served as the imperial capital before it was shifted to Lahore. A series of structure was built using the locally coiled red sandstone से बनाए गए और सीकरी sandstone, including palaces, gateway, tombs, mosques, etc. in the new city of the emperor. Akbar was spiritually inclined to the Chishti Sufi order, which strengthened after Sheikh Salim Chishti predicted the birth of the Akbar eldest son Salim and the future Emperor Jahangir. His gratitude, Akbar ordered the construction of his capital at Sikri, which his peer सलीम चिश्ती डिसाइडेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे शेख सलीम जो है डिसाइड करते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी कमेंस इन 1569, द ईयर ऑफ द जहांगीर बर्थ। इनिशियली a religious compound of शेख सलीम was built which included खानख्वाह फॉर स्पाइस, तो जहाँ पे खानख्वाह वो प्लेस होता है जहाँ पे जो पीर होता है वो अपना भाषण देता है। एंड मॉस्क, जामा मस्जिद, द लार्जेस्ट मॉस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। A closer southern gate called the Buland Darwaza was added to the religious compound to the commemorate Akbar's successful campaign Gujarat in 1573. From then on Sikri became Fatehpur Sikri on the victory of City of Victory के नाम से भी इसको फिर जानने जाने लगा। शेख सलीम चिश्ती की जब 1572 में हुई थी। All white marble tomb was constructed in the compound with the intricate and ornamental जाली वर्क यहाँ पे कराया गया था, एंड ये जब 1580 में कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में द फॉलोइंग स्टेटमेंट पता हुई। इस लोकेटेड सदर मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्या जो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर है सदर्न मोस्ट एंड जो वेस्टर्न घाट का वहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ होम टू कानी ट्राइब, यहाँ पे पाई जाती है तमिलनाडु एंड केरला के अंदर में। एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ नेनार, पपारा एंड सिद्धमुद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों बच्चे यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही है। अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज अचमकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश 2 स्टेट के बिल्कुल बॉर्डर पे लोकेटेड है। सेकंड, मैकाल हिल रेंज जो है विंध्या एंड सतपुरा लाई विद इन द रिजर्व, मतलब विंध्या एंड सतपुरा की जो मैकाल हिल रेंज है वो पाई जाती है। इसको जो 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज या फिर नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया गया था, तो ये भी सही है। अचनकमार एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज इंटर-स्टेट रिजर्व लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया स्प्रेड अक्रॉस द 2 स्टेट, इट इज नथिंग बट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्स एरिया में पाए जाते हैं, लिस्ट डिस्टर्ब बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री। द पोजीशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज जंक्शन है 3 मेजर माउंटेन के, मैकाल, सतपुरा एंड विंध्याचल। एंड इसमें जो रिवर बहती है नर्मदा, जोहिला एंड सन। इसको 2012 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज मेनली इनहिबिटेड बाय द ट्राइब्स सच एज द इरंगा खरियार। इरंगा खरियार जो है हो, मुंडा एंड मनकरदाल, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हो, मुंडा, मंकरदियाल, इरंगा, खरिया, तो ये आपके सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाते हैं। Located in the north most India, the Simplipal Basin lies within the 2 geographical regions, that is Mahanadian Eastern Coastal Region and the Oriental Region, and Chotanagpur Biotic Province of the Deccan Peninsula Region. Volcanic sedimentary rock are lined in 3 concentric regions and accentuate the area geographic formation.
Membrous waterfall perennial system यहाँ पे पाया जाता है. Approximately 73% of all inhabitant are aboriginal. The two tribes, the Bengas, Kharias and the Manakridia जो है forest and practice traditional agriculture activities में पाया जाता है. यहाँ पे जो dominant tribe है वो गोंड एंड मुंडा है. ये लास्ट डे का हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं. ये रेफरेंस था मडनपल्ले ऑफ रेफरेंस टू आंध्र प्रदेश. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आई थिंक ये 2021 का क्वेश्चन है. मडनपल्ले क्यों फेमस है? बेसिकली यहाँ पे दो कंट्री का राष्ट्रगान लिखा गया था. रविन्द्रनाथ राष्ट्रीय नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश है. तो ये सही है. तो इसी ऑप्शन से ये पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए. रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे फिलोसॉफिकल कॉलेज मंडपल्ले टाउन चित्तौर आंध्र प्रदेश ट्रांसलेटेड हिज इंग्लिश पोएम नेशनल एंथम जनगण मन इनटू इंग्लिश नेशनल एंथम जनगण मन इनटू इंग्लिश एंड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया. मतलब इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. एमपी लेड स्कीम के बारे में पहले पूछा जा चुका है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है. पूछा है एमपी लेड एक स्कीम है फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एनुअल एमपी लेड फंड इंटाइटलमेंट एज पर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. नॉन लैप्सेबल फंड है. बाकी आपने देख सकते हैं. क्वेश्चन पे चलते हैं. अटल पेंशन योजना पहली बात है 2016 में स्टार्ट की थी. 2016 में इसका मेन एम ये कि 18 से लेकर 40 साल पैसे डाले, फिर 60 साल के बाद पैसे मिल रहा है. 60 ईयर के एंड सब्सक्राइबर से द मिनिमम पेंशन ऑफ ₹500 एट द एज ऑफ 669 3000 थे शायद. तो यहाँ पे सही है. अटल पेंशन योजना ओपन टू ओल्ड बैंक अकाउंट होल्डर. 18 से 40 एज में आपको पैसे डलवाने होते हैं और बाद में 60 साल के बाद आपको 1000 2000 3000 4000 5000 30 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल जाया करते हैं. ठीक है. पीएम वाणी स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पीएम वाणी जो स्कीम इन्हांस ही ब्रॉडबैंड थ्रू द पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइडेड इनटू लोकल शॉप एंड स्मॉल स्टूडेंट टू बिकम वाईफाई प्रोवाइडेड एंड पीएम वाणी विल हेल्प एस्टेब्लिशिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट ऑफ 2022 एज पर द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान. तो ये सही है. पीएम वाणी जो है हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है वाईफाई हॉटस्पॉट 2022 तक बढ़ाने का, मतलब 1 मिलियन पहुँचने का एंड एज पर द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान. तो तीनों के तीनों में सही है. पीएम फर्स्ट वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च एट द विलेज कर्नूल डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे इसको लॉन्च किया पार्ट ऑफ द पब्लिक डेटा ऑफिस और वर्क लाइक पब्लिक कॉल ऑफिस टू फैसिलिटेट यूजर डेटा सर्विस एट चीपर रेट एट. ये वाणी स्कीम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं. अगला क्वेश्चन है यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है. तो बताइए. अभी तो चाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में, तो चाउ है इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में. क्या तो 14 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है. रिसेंटली न्यूज़ में था कि 14वें नंबर की दुर्गा पूजा बनी. 2010 में छाऊ को ऐड किया गया था. और कैसे है? ट्रेडिशनल वेडिंग चेंटिंग है, रामलीला है, कुटियाम संस्कृत थिएटर है, रमन रिलीजियस फेस्टिवल है, घरवाल हिमालय में जो गाया जाता है, मीडियाटू है केरला से, कलबेलिया है राजस्थान से, बुद्धिस्ट चेंटिंग लद्दाख से, संत कीर्तन है, रूरल सिंगिंग मणिपुर से एंड यू कैन सी दुर्गा पूजा भी न्यू ऐड की. कुंभ मेला 2017 में, नवरोज दाइडियान इन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, योगा थिएटर ऑफ गांधी आला गुरु पंजाब. तो ये सारे के सारे हैं. टेम्पल एंड रिवर कौन कौन से? बद्रीनाथ टेम्पल से क्या गंगा से है बद्रीनाथ टेम्पल, श्रृंगेरी शारदाम्बा टेम्पल, नेत्रावती एसोसिएटेड है, मतलब रिवर नेत्रावती. यूनाइटेड श्रृंगम टेम्पल क्या कावेरी एसोसिएटेड है? तो बताना है आपको कौन सा सही है. सिर्फ थर्ड सही है. दक्षिण बद्रीनाथ टेम्पल जो है अलकनंदा के आसपास के रीजन है और ये 4 धाम का पार्ट बनाता है. दक्षिण श्रृंगी टेम्पल से अगर हम देखें तो अद्वैत वेदांता मोनेस्ट्री यहाँ पे आदिशंकराचार्य के लोकेटेड है. कहाँ पे है? तो श्रृंगेरी शारदा पीठ के अंदर के हैं. आदिशंकराचार्य श्रृंगेरी टू द्वारका वर्धन ज्योतिमठ तुंगा रिवर के आसपास का रीजन जो श्रृंगेरी मठ है. ओके. तो ये कर्नाटक के अंदर पाया जाता है वेस्टर्न घाट में. श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल और त्रिव्रंगम इज हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू रंगनाथ आर रिक्लाइनिंग फॉर द हिंदू डेटी. महाविष्णु लोकेटेड श्रीरंगम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी ट्रिचुपल्ली तमिलनाडु. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट था मार्क टू बट रेफर टू. सूफी लिटरेचर में मार्क टू बट किस चीज़ को रेफर किया जाता है? कलेक्शन ऑफ द लेटर रिटन बाय सूफी मास्टर, बायोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द सूफी सेंट. थर्ड देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डील विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिस. नंबर 4 द कन्वर्जन ऑफ सूफी सेंट. तो 4 यहाँ पे सही है. मतलब ये पार्ट सही है क्योंकि मुख्तार क्या होता है? रिटर्न कलेक्शन ऑफ द लेटर दैट आर रिटन बाय द सूफी मास्टर, राइट. तो अपने डिसाइपल के लिए जो लिखा जाता है. एंड तजकीर टू मेंशन एंड मेमोराइज. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड है. हेमिस मोनेस्ट्री क्या लद्दाख के अंदर है, वांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, धूम मोनेस्ट्री सिक्किम के अंदर. शायद ये मैंने बता भी रखा आपको. सी यहाँ पे सही. तो फर्स्ट में सेकंड सही है, थर्ड गलत है. थर्ड आपकी तवांग मोनेस्ट्री पहली बात अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है. हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख के अंदर बिल्कुल सही है.
एंड भूम मिनिस्ट्री जो है आपकी ये गलत है बेसिकली, वो आपकी सिक्किम में ना होकर दार्जिलिंग हिल के आसपास का रीजन है। और अगर दार्जिलिंग हिल है तो कहाँ पे होगा, तो आपका, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा ना स्टेट का नाम मेरे हिसाब से। मैत्रेय बुद्ध यहाँ पे पाया जाता है और ये आपका कोलकाता के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल में होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतपुरा हिल रन अक्रॉस इट कवर द प्रोटेक्टेड एरिया, इट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द साल फॉरेस्ट, लेपर्ड, जियांट स्क्वायर, लाइन स्क्वायर वगैरह पाई जाती है। द मोस्ट प्रिमिटिव भरिया ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, तो वो कौन सा है? आई कैन रिपीट पहली बात, तो क्या हिंट है यहाँ पे कि सतपुरा हिल रन से इसके अक्रॉस अचीवमेंट नहीं हो सकता है। पन्ना जो है बिल्कुल ऊपर है, नहीं कन्नू है सबसे ऊपर है। तो भाई यहाँ पे पंचमढ़ी है, ये याद रखना। भूरिया ट्राइब जो सबसे पुरानी है वो यहाँ पे पाई जाती है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन द बायोजियोग्राफिक जोन द डेक्कन पेनिनसुला एंड बायोटिक फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। सतपुरा माउंटेन रेंज यहाँ पे पाए जाते हैं। पंचमढ़ी लाइज बिटवीन द हाई स्पीक इज द धूपगढ़। पंचमढ़ी की ज्यादा स्टीप स्लोप इन द नदर्न रीजन एंड यहाँ पे दूधी रिवर पाई जाती है। पंचमढ़ी नेशनल कंपल्सरी प्रोटेक्शन एरिया, बोरी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी सेंचुरी अदरवाइज नोन एज द सतपुरा टाइगर रिजर्व। पंचमढ़ी प्लेटी इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द सतपुरा। और यहाँ पे गोंड, करकू, भरिया पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन बताइए, लेक्स दे रखी है और इसका हैबिटेट दे। चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, मतलब ये है हैबिटेट कौन सी लेक में, चिल्का लेक में क्या इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट है संगाई डियर, क्या लोकटक लेक में पाया जाता है। ओके, संभर डियर जो है क्या संभर लेक में पाया जाता है। एंड डियोकर बिल में क्या फिशिंग कैट पाई जाती है। देखो फिशिंग कैट का शायद मैंने बताया था, अभी फिशिंग कैट का सेंसस पहली बार कंडक्ट किया गया है, तो ये तो जो है चिलिका में पाया जाता है। ठीक है, तो डियोकर बिल गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड को फोर्थ गलत करो, फोर्थ को गलत किया तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड अब देखते हैं। सांभर लेक में सांभर डियर, ये गलत है, क्यों बताते हैं। इन इंडिया फिशिंग कैट आर मेनली फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द फुटहिल ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वेस्टर्न घाट। राबिट डॉल्फिन चिल्का बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे। संगाई डियर की बात करोगे तो ये डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। सांभर डियर, सांभर हैज बीन डिजाइंड एज रामसर साइट, तो ये 3 फ्रेमिंग के लिए फेमस है। बाय दिस रैंडम सेशन ये हमने 11 मई तक का कर दिया, 1 से लेकर 11 मई मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और एक दिन बाद मतलब जब महीना कंप्लीट होगा उसका पूरा महीने का हम रिवीजन भी करा देंगे। और इस हफ्ते की जो मैंने 12 से 18 आपको रिवीजन कराने के लिए बोला है वो भी मैं अगली वीडियो जो होगी उसकी अपलोड कर दूँगी, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बताया जाए। बाय दिस रैंडम सेशन